लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को राहत देते हुए सरकार ने अधिकतर योजनाओं पर ब्याज की दरों को बढ़ा दिया है। हालांकि सभी लघु बचत योजनाओं में सबसे लोकप्रिय जो है पीपीएफ जिसे कहते हैं, उस पर ब्याज की दरें पहले की तरह 7.1% पर स्थिर हैं। यहाँ ब्याज दरें नहीं बढ़ाई गई। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज की दर 70 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.7% की गई। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना पर दर बढ़ाकर 8% हो गई और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.2% हो गई। एमआईएस पर भी ब्याज की दर 7.4% रखी गई है। सर, पीपीएफ पर ब्याज दर क्यों नहीं बढ़ाई गई? पीपीएफ पे ब्याज दरें ना बढ़ाकर सरकार ने अपनी जो बजट से चल रही उस नीति का संकेत दिया है। खबर 2 दिन पहले आप लोग सुन चुके हैं। इसमें जो सबसे रहस्यपूर्ण बात है, जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में था कि प्रोविडेंट फंड जो शायद पूरे परिवार का, पूरे लघु बचत परिवार का शुभम सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय सदस्य है, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा फंड्स इसी में जाते हैं, पर टैक्स संबंधी रियायतों के कारण इसको ब्याज दरों में बढ़ोतरी से सरकार ने अलग रखा है। और अगर आप इसके तार बजट में आने वाली घोषणाओं से, बजट में आई घोषणाओं से जोड़ें तो सरकार अब किसी भी ऐसी बचत के विकल्प को प्रोत्साहन देने के पक्ष में नहीं रहे जिस पर टैक्स की रियायतें मिल रही हो। चूँकि इस पर टैक्स की रियायत मिलती है इसमें निवेश के ऊपर आपको, तो इसलिए इसे ब्याज दरों में बढ़ोतरी से ऊपर रखा गया। हालांकि पीपीएफ में भी ब्याज दरें कम नहीं हैं, ऊँची हैं, लेकिन इस बढ़ोतरी में जब छोटी बचत योजनाओं की दरों में बढ़ोतरी हुई है तो पीपीएफ को प्रोत्साहन नहीं मिला है। सर, जमा पर ब्याज दरों को लेकर अब परिदृश्य आप कैसा बनता देख रहे हैं? क्योंकि अब जब छोटी बचत योजनाओं ने ये एक बेंचमार्क तय कर दिया 7%, तो एफडी भी इतने पर ही रहेंगी, तो आगे कैसा परिदृश्य जमाओं पर ब्याज दरों का बनता दिख रहा है? बड़ा दिलचस्प गुत्थी है ये। मतलब आप इसे 3 तरह से इस गुत्थी को समझ सकते हैं, और जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा हैं, उन्हें इस गुत्थी को समझना और सुलझाना जरूरी है। एक तरफ है डेट म्यूचुअल फंड जो एफडी को चुनौती दे रहे थे और उनके वहाँ टैक्स के एग्जम्पशंस मिल रहे थे, इसलिए सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स की रियायतें खत्म कर दी और उनको पुनर्मूल्यकोभव वाली स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरी तरफ एफडी है, जहां पर लगता है कि एफडी में बाकी पैसा अब डेट म्यूचुअल फंड में नहीं तो बैंकों की एफडी में पैसा जाएगा, जहां से सरकार को टैक्स मिलेगा। तीसरी तरफ वापस छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी गई। अब इस समय इस अगले 6 महीने के दौरान सरकार ने पूरी तरह से, सरकार और बैंकों ने मिलकर पूरी तरह से डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का माहौल बना दिया है। अच्छा, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ती तो लंबे समय के लिए होती, तो कम से कम 6 महीने 1 साल रहेंगी। इससे संकेत यह जाएगा बैंक एफडी को कि बैंकों को अगर छोटी बचत योजनाओं से कंपटीशन करना है तो उन्हें भी अपनी ब्याज दरें ऊपर रखनी होंगी। नहीं तो अगर बैंकों ने इसके बाद अपने यहाँ एफडी पर ब्याज दरें कम की तो ये बचतें घूमकर सरकार के पास छोटी बचत योजनाओं में पहुंचना शुरू हो जाएंगी। पर दुविधा ये सबसे बड़ी है कि कब तक ये रहेगा, कब तक चलता रहेगा, क्योंकि दूसरी तरफ सरकार का एक हाथ लगातार इस बात की वकालत कर रहा है कि नहीं ब्याज दरों में बढ़ोतरी बहुत हो गई, इसे बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना महंगी पूंजी के साथ विकास कैसे हो पाएगा। अभी भी इवन रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कुछ सदस्य खुलकर ये बात कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से ये जो दुविधा है, ये दुविधा सरकार की पूरी बचत योजनाओं की नीतियों में दिखती है। और इसका नुकसान किसको सबसे ज़्यादा हो रहा है? इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो डिपॉजिटर्स को हो रहा है। लंबे समय बाद भारत में जमाकर्ताओं के लिए ये बेहद सुनहरा मौका है जब वो महंगाई से कंपटीशन कर सकते हैं अपनी बचत पर और थोड़ा उससे ज़्यादा रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ बाजार में कर्ज की दर बढ़ने के तौर पर सामने आ रहा है। अगर आप 10 साल के सरकार की बॉन्ड यील्ड देखें तो 7-7.5% से ऊपर निकल चुकी है। यानी ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी सरकार पर दोहरे तौर पर महंगी पड़ रही है। पहली चीज़ ये कि सरकार जो बाजार से कर्ज ले रही है बॉन्ड के जरिए, उस पर उसे 7-7.5% और उससे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। और छोटी बचत योजनाओं का भी इस्तेमाल सरकार कर्ज के लिए ही करती है। ये पैसा जो आप और हम छोटी बचत योजनाओं में डालते हैं वो सरकार एक तरह से हमसे कर्ज के तौर पर लेती है और उसका इस्तेमाल वो अपने बचत घाटे को फिनांस करने के लिए करती है। तो साल भर बाद, 1.5 साल बाद जब ये ब्याज दरों का परिदृश्य अगर 1 साल भी लंबा चलता है शुभम, अगर यहाँ से पूरे 12 महीने 13 महीने तक औसत ब्याज दर भारत में 7% से 8% के बीच रहती है तो डिपॉजिटर्स को तो फायदा होगा, पर सरकारों के बजट का क्या होगा? सरकारों के बजट से ब्याज का भुगतान किस सीमा तक जाएगा, उनके खजानों पर क्या असर होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये आने वाले समय में एक फॉल्ट लाइन होगी जिसे, या एक दरार होगी जिस पर सरकारें कैसे इसे संयोजित करेंगी, ये देखना होगा।